स्टूडेंट मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा पाइथन प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 23 में। कुछ स्टूडेंट ने मुझे बताया है कि सर कि कुछ टॉपिक हैं तो स्टार्टिंग के कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। तो स्टूडेंट मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज फंक्शन वाला चैप्टर लगभग पूरा हो जाएगा, तो कल से मैं आपको स्टार्टिंग से जो भी मैंने पढ़ाया है उनके रिवीजन के 2 या 3 लेक्चर बनाऊंगा पर डे 1। तो इसलिए स्टूडेंट आप उन रिवीजन के लेक्चर को कल से देखना। तो जितना भी मैंने शुरू से बताया उनका एक तरीके से ओवरव्यू आपको बताऊंगा। तो आज ये फंक्शन वाला चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आपके 3 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर छोटे छोटे हैं और एक थोड़ा सा बड़ा है। फाइल हैंडलिंग, स्टैक क्यू और लास्ट वन इज रिकर्जन। 3 चैप्टर आपके बचेंगे। 2 तो बहुत छोटे हैं, 2 डेज के हैं, और फाइल वाला थोड़ा सा आपका बड़ा है, 7-8 डेज का। तो स्टूडेंट आप परेशान ना हो बिल्कुल। एक बार अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे फर्स्टली उनको देखें, और कल से मैं रिवीजन के आपके वीडियोस बनाऊंगा। जितना मैंने अभी तक पढ़ा दिया पाइथन प्रोग्रामिंग में फंक्शन तक, उनके रिवीजन लगभग 2-3 वीडियो में 45 मिनट की लगभग मैं कल से वीडियो बनाऊंगा। तो उनको एक तरीके से उनका एक निचोड़ उन वीडियोस में आपको दिखाऊंगा, उनको भी देखें और बिल्कुल परेशान ना हो। शुरुआत से एक बार लेक्चर ज़रूर देखें। मैं आपसे बार बार कहता हूँ स्टूडेंट, ये दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि आप पूरे नंबर एक बार पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। 2-3 मिनट वीडियो देखी, नहीं समझ में आ रहा है, बंद कर दी। ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए। 1-2 बार वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि इस समय स्टूडेंट और हमारे आपके बीच में इतना इंटरेक्शन नहीं है। ओनली हम ऑनलाइन के माध्यम से, जैसी कंडीशन चल रही है कंट्री की, तो ऑनलाइन के माध्यम से हम आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसीलिए स्टूडेंट मैं बार बार आपसे कहता हूँ प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, और कोई दिक्कत नहीं, प्रीवियस वीडियो भी देखें। और कल से रिवीजन की जो मैं आपके वीडियोस, अब मैं अपने कोर्स को यहीं स्टॉप करूंगा, और आज जो लास्ट टॉपिक बचा है उसको मैं आपको बताऊंगा। छोटा सा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कल से रिवीजन के वीडियो 3-4 जितने में भी आपकी वीडियोस आएगी उसका निचोड़ बताऊंगा। कल से उनको भी देखें और प्रीवियस लेक्चर भी देखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी, और बहुत अच्छी तरह समझ में आने वाला है। ठीक है, ओके। तो आज का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ टॉपिक क्या है। फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ठीक है, आर्गुमेंट। तो स्टूडेंट फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट का मतलब है, स्टूडेंट कल तक मैंने आपको कराया था लेट, अगर मैं सम नाम को कोई फंक्शन क्रिएट करता हूँ 2 नंबर्स के सम निकालने का, विद द हेल्प ऑफ आर्गुमेंट्स। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आर्गुमेंट्स। स्टूडेंट समझना एक बार, बहुत इजी है। एक बार तुम थोड़ा देखो सही, बहुत ज़्यादा इजी है, हार मत मानिए। इसमें पूरी वीडियो देखिए एक बार। आप लोगों का यही है कि अगर सर होते हमारे सामने तो ये वाला टॉपिक पूछ लेते। आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करो फ़ोन पर, मैं आपको पूरे आंसर दूंगा, पूरा समझाऊंगा। मैं मानता हूँ इस समय क्लास जैसी स्टडी नहीं हो पा रही है, बट स्टूडेंट कि इस समय देखो आप 12th में, इसीलिए ये इनिशिएटिव लिया गया कि आपका भी घर पे बैठे बैठे आपका टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो। अब कुछ तो आपके ब्रेन में स्टोर होगा, कुछ ना कुछ तो आएगा समझ में, इसलिए ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। तो एक बार आप कोशिश करिए, नहीं तो मैं रिवीजन क्लास कल से ले रहा हूँ, उनको भी देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरी वीडियो जरूर देखें, आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूँगा, पूरी वीडियो जरूर देखें। एवरेज टाइम बहुत कम आ रहा है वीडियोस का, यही कारण है कि आपको समझ में नहीं आ रहा। कुछ है ना बच्चों के, एवरेज टाइम का मतलब है कि किसी स्टूडेंट ने कितने मिनट वो वीडियो देखी। व्यूज आने से नहीं होता है, कितने मिनट उसने वीडियो देखी। ठीक है ना, तो इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखें, तो उससे बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, सम निकालने का मैंने प्रोग्राम बनाया है विद द हेल्प ऑफ आर्गुमेंट्स। देखिए ये तो मैंने आपको देखो फंक्शन बना दिया। अब स्टूडेंट हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए कितने आर्गुमेंट्स हैं स्टूडेंट, देयर आर 2 आर्गुमेंट्स। अब मैंने बताया था कि व्हाट इज द यूज ऑफ आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स का यूज क्या है,
आर्गुमेंट्स का यूज स्टूडेंट होता है, अगर मैंने आर्गुमेंट ले लिए हैं तो मुझे इनपुट कहाँ करने की आवश्यकता नहीं है, किसी फंक्शन के अंदर इनपुट करने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड टू गिव द इनपुट वैल्यूज फॉर वेरिएबल्स इफ वी यूज फंक्शन विद आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट। अगर हम फंक्शन विद आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं देन तो आपको इनपुट, जैसे देखो आपको सम निकालना है 2 नंबर्स का, ठीक है, कितने कितने वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी इनपुट के लिए, 2 नंबर्स का निकाले उन्हें सम, कितनी की आवश्यकता पड़ेगी, 2 की तो आवश्यकता पड़ेगी। इनपुट आपको कितनी वैल्यू करनी है, 2 करनी है ना। तो आर्गुमेंट में उन्हीं को मानते हैं जिनको हमें इनपुट करना है। मान लो मुझे ए और बी की वैल्यू इनपुट करनी है, ठीक है, ए और बी की वैल्यू मैंने क्या कर ली स्टूडेंट, इनपुट कर ली। अब ये सी में दोनों का एडिशन किया, आउटपुट हमारा आ गया, ठीक है। अब ये ए और बी की वैल्यू आएगी कहां से स्टूडेंट, हमने तो कोई इनपुट किया ही नहीं। तो मैंने बताया था इसीलिए किसका यूज होता है, आर्गुमेंट्स का यूज होता है। आर्गुमेंट्स का काम यही है कि इनपुट कहीं और होगा और वहां से सेंड कहां हो जाएगा, आपके फंक्शन में सेंड हो जाएगा, ठीक है ना। यही आर्गुमेंट का यूज है। तो आर्गुमेंट किनको माना जाता है, जितने इनपुट की आवश्यकता है। देखो फैक्ट वाले फंक्शन में मैंने आर्गुमेंट कितने माने थे, ओनली 1, क्योंकि वहां हमें कितने इनपुट लेने हैं, ओनली 1 लेना, जिस नंबर का निकालना है। अगर ऐसे जितने भी आर्गुमेंट आप उतने आर्गुमेंट मानोगे, जितने हमें इनपुट करने हैं। तो इनपुट हमें कितने करने हैं, 2 वेरिएबल्स इनपुट करने हैं। इसलिए मैंने कितने आर्गुमेंट्स यहाँ ऐड किए, 2 आर्गुमेंट ऐड किए, ठीक है ना, ए और बी। अब यहाँ हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि मान लीजिए ए या बी भी मान सकते हैं या कुछ और ही वेरिएबल मान सकते हैं, एज यू लाइक, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लो हम ए की मान लेते हैं, ए इक्वस टू या मान लीजिए ई इक्वस टू या कुछ भी, कोई वेरिएबल मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। मान लेते हैं हम जी, हाँ चलो, फॉर एग्जाम्पल ई इक्वस टू इंट इनपुट प्लीज एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है, प्लीज एंटर द फर्स्ट नंबर, ओके। ये पहला नंबर हो गया। एक मान लेते हैं एफ, इंट इनपुट, इनपुट करना तो आपको आता है, मैंने 11th में बता दिया था। कल से मैं बेसिक से बताऊंगा आपको, रिवीजन जो होगा ना, जितना करा दिया उसको एक निचोड़ में आपको 2-3 वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। आप परेशान बिल्कुल ना हो, मैं आपको कल से और बताने वाला हूँ, पर आप एक बार मेरे कहने के अनुसार पूरी वीडियो जरूर देखें, ठीक है ना, जो प्रीवियस वीडियो है और जो आगे की वीडियो आने वाली। अब देखो स्टूडेंट, देखो ये जो चीज, ये जो आपका फंक्शन है, ये एक अलग पार्ट है, और यहाँ से हमारी ये अलग पार्ट स्टार्ट होगा। प्रोग्रामिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, असली यहाँ से स्टार्ट होती है। ये फंक्शन तो हमने बनाया है, अभी तक हम क्या करते थे, कोई फंक्शन जैसे मैंने कॉल किया, जैसे पाव फंक्शन कॉल किया, SQRT फंक्शन कॉल किया, उसका हमने कभी बॉडी, ये कभी फंक्शन की बॉडी लिखी, फंक्शन की कोडिंग लिखी कि फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, नहीं है। उसकी वो कोडिंग कहाँ स्टोर होती थी, हम क्या करते थे, इंपोर्ट मैथ करते थे। तो इसका मतलब है जो मैथ नाम की फाइल थी उसके अंदर पाव फंक्शन, SQRT फंक्शन, इनकी सभी की सभी कोडिंग, ये जो कोडिंग आज हम लिख रहे हैं, ये सब कोडिंग कहाँ स्टोर रहती थी, वो स्टोर रहती थी उस फाइल में, मैथ वाली फाइल में स्टोर रहती थी। अब जैसे हम पाव फंक्शन कॉल करते थे तो मैथ वाली फाइल हमारे सिस्टम से क्या हो जाती थी, लिंक हो जाती थी इंपोर्ट मैथ लिखने के बाद। अब पाव फंक्शन में जो भी आर्गुमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग उसकी कोडिंग एग्जीक्यूट होकर हमारे सामने क्या आ जाता था, आउटपुट आ जाता था। बट इस समय हम क्या बना रहे हैं स्टूडेंट, यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहे हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब है कि ये फंक्शन अभी तक पाइथन प्रोग्रामिंग में है ही नहीं, हम खुद बना रहे हैं इन मतलब फंक्शंस को। अब बताइए जब हम खुद बना रहे हैं तो उनकी कोडिंग लिखना जरूरी है कि नहीं, क्योंकि वो अभी है ही नहीं पाइथन प्रोग्रामिंग में, अवेलेबल ही नहीं है, इस नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, उसका पूरी कोडिंग बनानी पड़ती है, प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ती है उस फंक्शन की, ठीक है। अब ये हमने इस फंक्शन की प्रोग्रामिंग लिख दी, इसको आप बिल्कुल ये समझ लो, ये एक तरीके से अलग पार्ट है। अब यहाँ देखिए ई और एफ, अब बेटा यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल इनपुट क्यों किए, 3 क्यों नहीं किए, 4 क्यों नहीं किए, 5 क्यों नहीं किए, समझ,
ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपका। तो यहाँ देखिए हमारे आर्गुमेंट कितने, 2 है ना। इसका मतलब है मुझे कितने वेरिएबल की वैल्यू चाहिए बाहर से। आर्गुमेंट का काम यही तो ना कि अब इनपुट इस फंक्शन के अंदर नहीं होगा, कहाँ होगा, किसी बाहर से होगा, आउटसाइड द फंक्शन, ठीक है ना, आउटसाइड द फंक्शन एट द टाइम ऑफ कॉलिंग। ठीक है, तो यहाँ 2 फंक्शन का मुझे इनपुट चाहिए, तो यहाँ मुझे 2 ही वेरिएबल इनपुट करने पड़ेंगे। तो मैंने ई और एफ क्या कर लिए, इनपुट कर लिए, वेरी सिंपल। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, जब मैं लिखूंगा सम ई कॉमा एफ, अब ये इसकी क्या होती है, कॉलिंग होती है। स्टूडेंट आपको याद आ रहा होगा जो पावर फंक्शन और एसक्यूआरटी फंक्शन होते थे, ओनली हम उनकी क्या करते थे, ये कॉलिंग ही तो करते थे, ये चीज तो नहीं बनाते थे ना। तो कॉलिंग के बाद में कॉलिंग क्यों जरूरी है, अगर आप फंक्शन बना दो कॉलिंग ना करो तो स्टूडेंट्स ये जो फंक्शन बनाया है ये आपने बेकार है। क्यों, क्योंकि कॉलिंग नहीं करोगे तो इस फंक्शन तक कैसे कैसे पहुंचेगा कंपाइलर या इंटरप्रेटर, इसको एग्जीक्यूट कैसे कराएगा। कॉलिंग का मतलब है जैसे कॉलिंग हुई तो तुरंत वो सम फंक्शन जहां भी बना हुआ होगा सम नाम का, उसके फंक्शन की बॉडी पर जाएगा, जंप कहां कर जाएगा, तुरंत इसके बाद इस फंक्शन की बॉडी पर जंप कर जाएगा, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करके आपके सामने आंसर दे देगा। ठीक है ना, तो कॉलिंग इसीलिए जरूरी है। अच्छा सुनो, अगर आपने इंपोर्ट मैथ कर लिया और आपने पावर फंक्शन कॉल नहीं किया, क्या वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, एसक्यूआरटी फंक्शन कॉल नहीं किया तो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। लिंक करने के बाद, फाइल को लिंक करने के बाद में, इंटरलिंक करने के बाद में, हमें जब तक वो उसके अंदर मैथ फाइल के अंदर जो फंक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट जब तक नहीं होंगे, जब तक वो आप उन फंक्शन को क्या नहीं करोगे, कॉल नहीं करोगे। तो ऐसे ये फंक्शन की बॉडी मैंने बनाई है, क्रिएट की है, ठीक है। तो जब तक इसे हम कॉल नहीं कराएंगे तो ये फंक्शन क्या नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है ना। अब देखिए ये एग्जीक्यूट हुआ, मान लो मैंने ई की वैल्यू कुछ इनपुट कर दी और एफ की वैल्यू कुछ इनपुट कर दी। अब ये कॉल होगा स्टूडेंट, तो तुरंत कहां जंप कर जाएगा, ये यहां जंप कर जाएगा, पहुंच गया। इस ई की वैल्यू समझ में आया ना, कॉलिंग के बाद इस ई की वैल्यू कहां पहुंच जाएगी, इस ए में पहुंच जाएगी। इस एफ की वैल्यू कहां पहुंच जाएगी, इस है ना बी में पहुंच जाएगी। तो ई की वैल्यू सेंड हो गई ए में, एफ की वैल्यू सेंड हो गई बी में। हम बेटा प्रोग्राम किसका बना रहे थे, 2 नंबर ऐड करने का। ई इसमें सेंड हो गया और एफ हमारे किस में सेंड हो गया, इसमें। तो हमें इनपुट मिला नहीं मिला, 2 नंबर्स इनपुट मिले नहीं मिले। अब जो दोनों इनपुट यहां से आए हैं उन दोनों का एडिशन करके हमने क्या दिखा दिया, आउटपुट दिखा दिया। तो यहाँ आर्गुमेंट का यूज समझ में आया नहीं आया। एक तरीके से इस वाले लेक्चर में भी एक तरीके से मैं रिवीजन आपको करा रहा हूँ। मैं अभी बढ़ा नहीं आगे, बहुत स्लोली बढ़ रहा हूँ। नहीं अब तक तो मैं स्पीड से चलता तो लगभग कोर्स लगभग एंड पे होता, पर मेरा ये नहीं है, एक एक टॉपिक आए भले एक एक वीडियो में कोई दिक्कत नहीं, पर आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब ई और एफ जब ट्रांसफर हो गए, इन दोनों का एडिशन करने के बाद आउटपुट आ गया। अब स्टूडेंट आप सोचिए इन आर्गुमेंट्स का यूज क्या है। इन आर्गुमेंट्स का यूज यही तो है कि बाहर से जो इनपुट आ रहे हैं उनको अपने अंदर स्टोर कराना। अगर ये आर्गुमेंट नहीं होते तो हमें इनपुट बाहर से मिलता ही नहीं, और हमें इनपुट कहाँ करना पड़ता, इस फंक्शन के अंदर करना पड़ता। तो आर्गुमेंट का यूज यही है कि आर्गुमेंट अगर आप यूज करेंगे तो इन आर्गुमेंट इनमें बाहर से हम क्या कर सकते हैं, आर्गुमेंट यूज करेंगे तो बाहर से इनपुट ले सकते हैं। समझ में आया नहीं आया, आउटसाइड द इनपुट लेना चाह रहे हैं फ्रॉम आउटसाइड, तो देन वी यूज आर्गुमेंट्स। हम किसका यूज करेंगे, आर्गुमेंट्स का यूज करेंगे। समझ में आया नहीं आया, ये मैंने आपको आपको रिवीजन करा दिया एक तरह से फंक्शन का, कल से और कराऊंगा स्टार्टिंग से। अब आज के टॉपिक पर चलते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल स्टूडेंट यहां कितने आर्गुमेंट्स हैं, 2 आर्गुमेंट्स, ठीक है, क्लियर है ना। तो मुझे कितने वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए आउटसाइड, बाहर से 2 की चाहिए। चलो मैंने 2 ट्रांसफर कर दिए। अब इसको रन करा के देख लेते हैं कि हो सकता है मैंने गलत भी पढ़ा दिया हो। ठीक है, देख लेते हैं। प्लीज एंटर, मैंने पहला वेरिएबल इनपुट करा दिया, दूसरा इनपुट करा दिया, आउटपुट हमारे सामने आ गया। अब मान लीजिए मैं अगर यहां से ए की वेरिएबल सेंड करूं, भाई देखो ई की वैल्यू तो कहां सेंड हो जाएगी, ए में, बट बी की वैल्यू मिली क्या मुझे, बी की वैल्यू मिली। भाई अगर हमने यहाँ 2 आर्गुमेंट माने हैं तो मुझे कितनी वैल्यू बाहर से चाहिए, आर्गुमेंट जितने माने उतनी तो वैल्यू मुझे बाहर से चाहिए ना। तो यहाँ 2 माने हैं पर मुझे वैल्यू कितने की मिल रही है,
यहाँ मैंने माने 2, अभी तक तो कितने थे, 2 थे, चलो 2 से 2 में आउटपुट आ गया, बिल्कुल ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बट अब हमारे पास कितने हैं वेरिएबल, एक वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, ठीक है। अब एक वेरिएबल है, अब यहाँ हमारे पास क्या आएगी स्टूडेंट, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो एक एरर आएगी। क्यों आएगी एरर, मैं ही बताऊंगा आपको। मैंने ये प्रोग्राम रन किया, प्लीज एंटर 12 कर दिया मैंने, ठीक है, ठीक है, आ गई एरर। क्यों आई एरर, मिसिंग, ये आ रहा है ना, मिसिंग वन रिक्वायर आर्गुमेंट, इट मींस बी। कौन सा आर्गुमेंट, बी। अब देखिए इस ई की वैल्यू तो ए में सेंड हो गई, बट बी के लिए कहां से आएगी वैल्यू भाई, बी के लिए तो वैल्यू पहुंची नहीं, पहुंच ही नहीं पाई। बी के लिए वैल्यू पहुंची क्या, नहीं है ना पहुंच पाई। तो उसने क्या दिखा दिया, एरर दिखा दिया कि भाई वी के लिए आर्गुमेंट क्या है, मिसिंग है ना। समझ में आया नहीं आया, दोबारा दिखा देता हूं आपको आउटपुट, एक बार थोड़ा ध्यान से देख लो। मैंने यहां इनपुट कराया, क्या आ रहा है यहां देखो, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट बी। तो एक बी के लिए आर्गुमेंट क्या हो रहा है, मिस हो रहा है, ठीक है। अब ये तो एरर होगी, एरर हुई नहीं हुई, इसीलिए हम स्टूडेंट क्या यूज करते हैं, फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अगर मान लो तो आप क्या करो, इस वाले केस में हम क्या करते हैं, मान लो मैंने इसको 100 वैल्यू दे दी, इसको दे दी मैंने 50 वैल्यू, या मान लो ये दे दिया, ठीक है, ये दे दिया, ठीक है, 102। अब ये हमने वैल्यू क्यों दी स्टूडेंट, ये वैल्यू इसलिए है, मान लीजिए किसी की वैल्यू अगर बाहर से नहीं आई तो वो किस वैल्यू को होल्ड कर ले, किस वैल्यू को इस यूज करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू को। अगर मान लो मैंने ए की वैल्यू सेंड नहीं की बाहर से, तो वो ए किसको होल्ड कर लेगा, डिफॉल्ट वैल्यू 100। अगर मैंने बी की वैल्यू होल्ड नहीं, मतलब सेंड नहीं की बाहर से, तो वो बी की वैल्यू क्या होल्ड कर लेगा, डिफॉल्ट वैल्यू 102। So this concept is known as function with default argument. It means if we do not send the value of any argument from outside the function, then it will take the default value from the function's body. function की body से क्या ले लेगा, from the function body। मैंने दोबारा बोल रहा हूं, if we do not send the value of any argument from outside the function, then it will take the default value। अगर हम किसी भी आर्गुमेंट की डिफॉल्ट आर्गुमेंट के लिए वैल्यू बाहर से सेंड नहीं करते हैं, तो इट विल टेक डिफॉल्ट वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन, फंक्शन में से वो डिफॉल्ट वैल्यू टेक कर लेगा, ठीक है। अगर किसी की सेंड कर दी, जैसे मैंने देखो ई की वैल्यू इसमें ए में सेंड कर दी, तो इस वाले केस में 100 नहीं लेगा। 100 कब है, ये है ना कब के लिए, जब हमने कोई वैल्यू सेंड ही नहीं की। मान लो देखो मैंने ये हुआ, ठीक है, सम फंक्शन कॉल किया, यहाँ कोई आर्गुमेंट है स्टूडेंट, नहीं है ना। अब मैं इसको रन कराऊंगा, तो यहाँ अब इनको तो वैल्यू पहुंची नहीं बाहर से कोई मतलब वैल्यू आई यहाँ से, नहीं आई ना। तो इस वाले केस में ये ए की वैल्यू क्या ले लेगा, 100, बी की वैल्यू क्या ले लेगा, 102, क्योंकि मैंने बाहर से कोई वैल्यू नहीं भेजी है। आउटपुट क्या आना चाहिए, 202 आना चाहिए एडिशन। भाई देखो यहाँ से मैंने कोई वैल्यू सेंड की इनके लिए, नहीं सेंड की ना, तो ए और बी के लिए वैल्यू क्या लेगा, वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। जैसे देखते हैं, भले हम इनपुट कुछ भी कराएं, पर हमने सेंड ही नहीं किया इनपुट। मान लो मैंने पहला करा दिया ये, दूसरा ये करा दिया, बट आउटपुट हमारा क्या आया, 202। 202 क्यों आया बेटा, यहां से हमने कोई वैल्यू सेंड ही नहीं की, ना हमने यहां से ए के लिए वैल्यू सेंड की, ना ही हमने यहां से बी के लिए वैल्यू सेंड की। तो इस वाले केस में वो एरर नहीं दिखाएगा, क्या ले लेगा, डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा उसके फंक्शंस के वेरिएबल्स की, कहां से, फंक्शन से। इफ यू डू नॉट सेंड द वैल्यू ऑफ एनी आर्गुमेंट, इट विल टेक डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। अगर मान लो मैंने यहां एक वैल्यू सेंड कर दी, ठीक है, तो इस ई की जो मैं वैल्यू दूंगा वो चली जाएगी ए में, बट बी के लिए तो हमने सेंड की नहीं, तो बी के लिए डिफॉल्ट वैल्यू क्या ले लेगा, 102 ले लेगा। जैसे देखते हैं, मैंने देखिए यहां से रन किया, मैंने ए की वैल्यू क्या सेंड कर, सॉरी ई की वैल्यू क्या लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है। बी के लिए क्या लिख दिया, ये लिख दिया, बट ये 22 तो हमने भेजी नहीं, वहां 111 ही तो भेजी वहां पर, तो 111 भेजी है, तो बी की वैल्यू कौन सी लेगा,
ये ई की वैल्यू तो यहाँ चली जाएगी ए में 1 1, बट बी की वैल्यू तो मैं यहाँ से सेंड की नहीं, तो उस वाले केस में बी की वैल्यू कितनी ले लेगा 102 ले लेगा। तो इस केस में आउटपुट क्या आना चाहिए 111 और 102, कितना आ जाएगा, कितना आना चाहिए आंसर 213। देखते हैं ये आ रहा नहीं आ रहा है 213, ठीक है ना 213, क्योंकि देखिए मैंने ई की वैल्यू तो भेज दी इसमें ए में, बट बी में कोई वैल्यू सेंड नहीं हुई, तो उस वाले केस में बी की वैल्यू क्या ले लेगा वो 102 ले लेगा। ठीक है ना स्टूडेंट, समझ में आया नहीं आया? तो इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट बोलते हैं। जैसे मैं एक बार और बता दूं, यहां से मैंने कोई वैल्यू सेंड नहीं की, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेगा वो, पहले हम यहाँ कितना ही वैल्यू एंटर कर लें, कितनी वैल्यू एंटर कर लें, कितनी भी, ठीक है, पर आंसर कितना आएगा 202। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या ली है उसने 100 और 102। अगर मैंने एक वैल्यू भेज दी यहाँ से, एक वैल्यू भेज दी, तो फिर वो क्या लेगा ई की वैल्यू तो ए में सेंड हो जाएगी, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी ए में सेंड हो जाएगी, बट बी की वैल्यू क्या लेगा वो 102 लेगा। तो इसको और उसको 102 को जोड़कर उसने आंसर दिखा दिया। ठीक है, ये था हमारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट। तो आइए चैप्टर फिनिश हो गया है, 3 चैप्टर करीब बचे हैं आपके, ठीक है ना, 2 छोटे हैं और एक बड़ा है थोड़ा सा। पर स्टूडेंट मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, कल से रिवीजन स्टार्ट करा रहा हूँ मैं, जितना करा दिया है, बट आप पूरी वीडियो देखा करें। पहली बार में नहीं समझ में आता है, हमें पता है, पर पूरी वीडियो देखेंगे जब आपकी समझ में अच्छी तरह आएगा। किसी वीडियो को 1-2 मिनट देखने का छोड़ने से नहीं होता है ऐसे, है ना। तो एक बार सभी सब्जेक्ट में, मैं अपने में नहीं कर रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट में एक बार पूरी वीडियो देखना स्टार्ट करो। जरूरी नहीं है कि सर ने आज अपलोड की आज ही आपको देखनी है, वो तो आपके यूट्यूब चैनल पर स्टोर है। अपना नियम बना लो, रूटीन बना लो कि आज मुझे भले प्रीवियस कोई 2 दिन में पुरानी वीडियो देख ली, ऐसे देखते रहिए देखते रहिए, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि आज सर ने अपलोड किया तो आज ही मुझे देखनी है, अगर मैं आज नहीं देख पाया तो फिर आज की वीडियो में देखूंगा नहीं, ऐसा नहीं। आप नियम बनाओ, जरूरी नहीं है कि मैं 23 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ लगभग, तो आप पूरी वीडियो आज तक देख लें, स्टार्टिंग से चलो, एक दिन में अगर प्रीवियस वीडियो देख लो, ठीक है, इस तरह चलिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, परेशान नहीं हो, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा आपकी समझ में निश्चित आएगा, ठीक है। ओके बेटा, स्टूडेंट घर पे रहिए, अच्छी तरह रहिए, स्वस्थ रहिए और सबका ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू।